हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं सब सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूं फार्मा कोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री। आप बहुत दिनों से मेरे से बोल रहे थे सर कोग्नोसी के लेक्चर्स लेकर के आओ, कोग्नोसी के लेक्चर्स लेकर के आओ। कोलोजी कंप्लीट करने में थोड़ा सा बिजी था बच्चों, और मैं लेकर के आ गया हूं फार्मा कोग्नोसी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे इन डेप्थ में प्लांट की से प्रिपेयर्ड दवाइयों के बारे में। आपको प्यार हो जाएगा। आपको टर्मिनोलॉजी याद नहीं होती, आज मैं याद करा दूंगा। आपको समझ में नहीं आता है, मैं बता दूंगा। हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाई करेंगे हम लोग, एवरी सिंगल थिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी मार्गदर्शन सीरीज ही चल रही है। मार्गदर्शन सीरीज के साथ साथ ही हम लोग, ये मार्गदर्शन का ही कॉन्टिन्यूएशन है। मार्गदर्शन एचएपी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, मार्गदर्शन फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर दिया है, और मार्गदर्शन फार्माकोग्नोसी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। आज जो तारीख है हमारी, आज की डेट क्या है? आज की डेट है हमारी, कौन सी डेट है? आज की डेट है, मेरे को आज डेट क्यों नहीं याद आ रहा है? आप लोगों के चक्कर में ना मैं डेट्स भी भूलता जा रहा हूं। हैं, बताओ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि कभी कभी आप थोड़ा सा बिजी होते हो एंड ऑल दीज थिंग्स। आज 15 तारीख है, शाम को 7 बज रहे हैं, और आप हमारे साथ फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, सुमित प्रताप सिंह। आई डू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years। ठीक है, और अब हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी को। मैं पहले बता दूं कि ये क्लास रेलेवेंट है फॉर बी फार्मा स्टूडेंट्स एंड फॉर डी फार्मा स्टूडेंट्स। फार्म डी के भी स्टूडेंट्स है तो देख सकते हैं फार्म डी के स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, फार्म डी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूं मार्गदर्शन 3.0। 3.0 का मतलब तीसरा सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और कोग्नोलॉजी और कोग्नोसी हम लोग पैरेलली चलाएंगे। ठीक है, ओके। सो फ्रीक्वेंसीज ये होगी कि अभी 2 लेक्चर्स अभी आपको इस संडे और नेक्स्ट संडे को जो हमारा लाइव क्लास है या जो प्रीमियर क्लास है हमारी, उसमें हम लोग फार्माकोग्नोसी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग जो है हम लोग कवर करेंगे आपके कौन से लेक्चर्स को? हमने कोलोजी वाले लेक्चर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिस्टर _सोमवंशी अब हमारा यूजर नेम नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब हमारा यूजर नेम चेंज हो गया है कॉन्सेप्टो फार्मा के नाम से, कॉन्सेप्टो फार्मा के नाम से। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाइए और जाकर के फॉलो करिए। लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को मेंशन करिए, मैं मेंशन बैक देने वाला हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, सो प्लीज डू शेयर योर सजेशंस ऑन आवर मेल आईडी conceptopharma21@gmail.com। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस लोगों को याद रख लेना कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ एवरी सिंगल फार्मा प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए बच्चों, स्टार्ट करें कि नहीं? तुम ही लोग तो एक हो जिनकी वजह से मैं ये चीजें कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, चलो। वेट फॉर अ व्हाइल, इट्स अ टेक्निकल ग्लिच राइट नाउ। आवाज डबल 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 आ रही है क्या? आवाज डबल डबल आ रही है क्या? 1 मिनट। ओके ओके ओके, डन। चलो 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 चलो। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, किसी को कुछ कोई आइडिया है कि क्या होता है एक्चुअली में? किसी को कोई आइडिया है कि क्या होता है एक्चुअली में फार्माकोग्नोसी में? ठीक है, सो फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन की बात होती है फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, अगर हम लोग फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। 2 वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा फार्माकॉन। सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले है हमारा वर्ड फार्माकॉन, और जो दूसरा वर्ड है हमारा, दूसरा है हमारा ग्रिग्नोस्को। ग्रिग्नोस्को।
ठीक है। अब ग्रिग्नोस्को की बात कर लेते हैं, हम लोग इसकी फार्माकॉन की बात कर लेते हैं। तो ओके, ग्रिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, या टू नो। समझ में आ रही बात? क्या होता है फार्माकॉन का मतलब, फार्माकॉन कह रहा हूं, ग्रिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज, और फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? आप सब लोग जो है स्यूटिक्स में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। फार्माकॉन का मतलब क्या होता है, सब लोग मेरे को बताओ। फार्माकॉन का सीधा सा मतलब इतना सा होता है कि रेमेडी, ठीक है। जैसे कि फार्माकोलॉजी हम लोग का बना था कि लॉजी मतलब स्टडी, फार्माकॉन मतलब फार्मा या ड्रग के बारे में ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं। तो फार्माकॉन का मतलब हो गया ड्रग, और ग्रिग्नोस्को का मतलब हो गया नॉलेज। ग्रिग्नोस्को का मतलब क्या हो गया बच्चों? नॉलेज, ठीक है। अब हम लोग चलो आगे चलते हैं। ठीक है, क्या सर हम लोग लिख दीजिए, हम लोग को समझ में क्या है सर, हम आप लिख के बता दीजिए। अरे भाई इसमें लिखना क्या है यार, ये लो लिख दिया मैंने। तुम लोग भी ना इतनी छोटी छोटी सी बात, अरे ये देख लो। डन 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 डन, ओके डन, ठीक ठीक। चलो ग्रे ग्रे, अरे यार, हम्म, हम्म, ठीक है। हम लोग ग्रिग्नोस्को की बात कर रहे थे। अब ग्रिग्नोस्को का मतलब क्या होता है? ग्रिग्नोस्को का सीधा सा मतलब इतना होता है कि बच्चों नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। और फार्माकॉन तो बताने की जरूरत नहीं है, बेसिकली द ड्रग, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये सब आपने देख ही लिया। आ जाओ ब्लैंक स्लाइड पे, कॉपी पेन नोट्स स्टिकी नोट्स जो कुछ भी लेना है लेकर के बैठ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वॉच टाइम बढ़ाओ मेरा, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग एड्रेस कर पाएंगे, और हम लोग फार्मा के डिटेल्ड लेक्चर्स आप तक लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेक्चर को वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि टू एक्वायर नॉलेज, टू एक्वायर, टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज को हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है। अब नॉलेज को एक्वायर कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब एक्वायर को नॉलेज कैसे करते हैं, मतलब इसका मतलब ही यही है, फार्माकोग्नोसी का मतलब ही यही है, टू एक्वायर नॉलेज, फार्माकोग्नोसी, ठीक है। और साइंस ऑफ ड्रग, साइंस ऑफ ड्रग, समझ में आ रही है बात? टू एक्वायर नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग, ठीक है। अब फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे औषधि, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, बट हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। अब डिप्लोमा वाले बच्चे कहेंगे सर हम हिंदी में लिख सकते हैं, बच्चा बिल्कुल अगर आता है तो हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन जो फील्ड है हमारी फार्मास्यूटिकल साइंसेज की वो प्रेफरेबल होती है इंग्लिश में, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स आप हिंदी में नहीं लिख सकते। खुद बताओ, मेडिसिन लिखना ज्यादा आसान है कि औषधि लिखना ज्यादा आसान है? केमिस्ट्री लिखना ज्यादा आसान है या रासायनिक विज्ञान लिखना ज्यादा आसान है? समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई वी यूज टू प्रेफर इंग्लिश ओवर देयर ओवर हियर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट है, इट अलाउज अस टू स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग्स, enables enables the enables the study enables the study of crude drugs, इन्हें ओके क्या हो गया, ओके कुछ नहीं हुआ। enables the study of crude drugs, ठीक है। क्या हो गया, एकदम से लिखते लिखते ना मेरी राइटिंग को कुछ हो जाता है। ठीक है, enables the study of crude drugs, ठीक है। अब
ड्रग की बात कर लेते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग? ड्रग ड्रग को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो कि यूज किया जाता है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. ठीक है, ड्रग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ड्रग कैन बी डिफाइंड एज a substance. Drug can be defined as a substance which is primarily या primarily की जगह पे आप mainly भी कर सकते हो, primarily और mainly employed in prevention okay, thank you. Prevention, treatment and प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना. प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट होने के बाद डायग्नोसिस थोड़ी करेंगे, पहले डायग्नोस करेंगे फिर ट्रीट करेंगे. तो इस वजह से प्रिवेंशन. ओके, एक मिनट वेट फॉर व्हाइल. ठीक है, प्रिवेंशन, ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि ये क्या होता है कि प्रिवेंशन में हम लोग ड्रग का यूज कर, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग प्रिवेंशन में यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं. ठीक है, किस चीज के ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. ठीक है, डिजीज की स्पेलिंग कई बच्चे गलत लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, डिस लिखो, डिस और प्लस ईज. ठीक है, मतलब जब आपके इजीनेस में कोई फर्क पड़ता है, उसमें डिसेबिलिटी आती है, उसको बोलते हैं डिजीज. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आप ऐसे लिख सकते हो और इसकी वजह से आप स्पेलिंग को मिस्टेक भी नहीं करोगे. ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं. हम लोगों ने ड्रग के बारे में पढ़ लिया, फार्माकोग्नोसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? टू एक्वायर नॉलेज या साइंस ऑफ ड्रग्स. इसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं, प्लांट मटेरियल्स की स्टडी करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स की स्टडी करते हैं. फार्माकोग्नोसी की बात कर ले तो फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. कौन कौन सा? फार्माकॉन और ग्रीनोस्को. फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, ग्रीनोस्को का मतलब होता है नॉलेज या टू एक्वायर नॉलेज. ठीक है, या साइंस. ठीक है, चलो अब हम लोग क्रूड ड्रग्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं बच्चा? हम लोग क्रूड ड्रग्स की बात करते हैं. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. ठीक है, ओके. जहां पे मैंने, ठीक, चलो अब हम लोग क्रूड ड्रग की बात करते हैं. व्हाट आर क्रूड ड्रग्स? मेरे को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रूड ड्रग्स? क्रूड ड्रग क्या होता है? हेडिंग डालते हैं, क्रूड ड्रग. कभी आप लोग होम्योपैथी क्लिनिक गए हो? कभी होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या होम्योपैथी क्लिनिक गए हो? हाँ, तो वहां पे देखा होगा काफी सारे ब्रांड्स ऐसे आते हैं, जैसे एडिल करके हो गया, डॉक्टर रेकवेक करके हो गया. ठीक है, तो वो सब जो है डाइल्यूशंस में, उनकी जो दवाइयां होती हैं वो ड्रॉप्स में डाइल्यूट करते हैं पहले. मतलब पानी में कहते नहीं कि 12 बूंद डाल करके ले लेना, 12 ड्रॉप्स डाल करके ले लेना, 10 ड्रॉप्स डाल करके ले लीजिएगा. तो वहां पर क्या होता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है. ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती हैं उनको हम लोग, या नेचुरली अकरिंग ड्रग्स जो होती हैं उनको हम लोग क्रूड ड्रग्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब जो हम लोग को प्लांट से, एनिमल्स से डायरेक्टली आउटसोर्स हो रही हैं उनको हम लोग क्रूड ड्रग्स बोलते हैं. समझ गए? सर आप चाय क्यों पी रहे हो? अच्छा, अच्छा, तुम्हारे लिए अब मैं चाय भी ना पीऊं? हम्म,
यार थोड़ा तो रहम खा जाओ मुझ पे। सुमित भैया आ गए हैं, अब कोगनोसी आसान होगी। हाँ बेटा, पढ़ते रहो, कोगनोसी मैं एकदम खत्म कर दूंगा। ठीक है, ओके, चले, चलो चलो चलो, आ जाओ यहाँ पे। क्रूड ड्रग्स की बात करते तो क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं कि क्रूड ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड, it can be defined as naturally occurring substances, या it can be defined as a substance that occurs naturally, ऐसा सब्सटेंस या जो नेचुरली अकरिंग है या जो नेचुरली अकर कर रहा है वैसा सब्सटेंस। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस which is which is naturally occurring, a substance which is naturally occurring, ठीक है, a substance which is naturally occurring, ठीक है, used naturally occurring, a substance which is naturally occurring from plant or animal source, occurring from एक मिनट, हाँ, from plant or animal source, naturally occurring from plant or animal source, ठीक है, plant or animal source, or from minerals, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली अकरिंग है और हम लोग को प्लांट से, एनिमल से मिल जाते हैं या फिर मिनरल्स में मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक क्लासिफिकेशन बनाएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे नेचुरली अकरिंग सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, नेचुरली अकरिंग सोर्सेज ऑफ ड्रग विद स्केल, दिस इज द स्केल, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, ठीक। अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत अपने बारे में जान लेंगे कि हम लोग कौन कौन से सोर्स से ड्रग्स हम लोग को मिल सकती हैं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, चलो, डन, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचिए। ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक है, प्लांट, ठीक है, आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर 5 बाइफरकेशंस बना लिए हैं अपने, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहला है हमारा प्लांट सोर्स, दूसरा है हमारा एनिमल सोर्स, तीसरा है हमारा मिनरल सोर्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, मराइन सोर्स,
प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स और मराइन सोर्स, और फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लांट से हम लोग को कौन कौन सी ड्रग्स मिल सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तुलसी, ठीक है, उसके बाद जिंजर। यार जिंजर, जिंजर यार बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिंजर में, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं, आपको एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तुलसी में आपकी जो है मतलब क्योरिंग प्रॉपर्टी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टर्मरिक, टर्मरिक, अश्वगंधा, अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, नीम। नीम को आप लोग फंगल एजेंट, फंगल एक्शन की तरह यूज करते हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी प्रोटोजोअल प्रॉपर्टीज होती है। डर्मल इन्फेक्शंस के लिए नीम को यूज किया जाता है। कभी देखा करो किसी को भी अगर स्किन प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स बोलते नहीं है, या आप मतलब जाओ तो ये चीज बोला नहीं जाता है कि गर्म पानी में नीम की पत्तियों को डाल दो और फिर उस पानी को अप्लाई कर लो या उस पानी से नहा लो, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया सारे किल हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज नीम डू हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी या एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल का सोर्स क्या क्या है। तो एनिमल का सोर्स की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हनी हो गया, फिर कॉटन, ठीक है, बीज वैक्स, बीज वैक्स। और कौन कौन से हैं सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स हमको एनिमल से, और क्या क्या मिलता है हमको उनसे? लेदर मिलता है, एंजाइम्स काफी सारे हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, एंजाइम्स, लेदर और वुल फैट, वुल फैट। ठीक है, ओके। तो हमने प्लांट सोर्स की बात कर ली, हमने एनिमल सोर्स की। ग्रीन कलर से दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट रुको, नहीं क्लियर तो दिख रहा है यार, एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग मिनरल सोर्स की बात करते हैं कि मिनरल सोर्स में क्या क्या हम लोग को मिल जाता है। तो सबसे पहले मिनरल सोर्स हम लोग कैलामाइन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बेंटोनाइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कि सबसे पहले हमने बच्चा कैलामाइन एक्सट्रैक्ट कर लिया, और दूसरा बेंटोनाइट, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा बेंटोनाइट। अब मराइन सोर्स में, पानी में हम लोग क्या 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 सोर्सेज हैं हमारे ड्रग्स के, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पानी में हम लोग स्पॉन्जेस को, कॉरल्स को और फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल बहुत ही प्रोटीनेशियस होता है फिश लिवर ऑयल, स्पॉन्जेस और कोरल्स, और कोरल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये सारी चीजें हम लोग मराइन सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स में क्या क्या है? एंटीबायोटिक्स में आ जाता है आपका पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सफेक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सफेक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन। ठीक, डन। तो ये थे हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स कि ड्रग को हम लोग नेचुरली कहां कहां से सोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले प्लांट्स, प्लांट्स में हमने देखा तुलसी, नीम, टर्मरिक, अश्वगंधा। ठीक है, और क्या था? जिंजर। एनिमल्स की बात कर लेते तो वुल फैट, कॉटन फैट, बीज वैक्स। ठीक है, हम लोगों ने ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट किया था। साथ ही साथ अगर हम लोग मिनरल्स की बात करें तो कैलामाइन और बेंटोनाइट की बात हम लोगों ने कर ली थी।
फिर मराइन की बात कर लेते, तो मराइन में हम लोगों ने फिश लिवर ऑयल की बात कर ली, स्पॉन्जेस की बात कर ली, कॉरल्स की बात कर ली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग काफी सारे क्या कर सकते हैं, हम लोग काफी सारे एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। किसका मैसेज आया है? ओके, अच्छा आज शाम को क्लास है। ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अच्छा स्टार्ट करने से पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफेक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर चलने के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, अपना हमारा अगला टॉपिक जो कि है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज जान लो कि सबसे पहले फार्माकोग्नोसी का टर्म किसने यूज किया था? द टर्म फार्माकोग्नोसी को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? उससे पहले हेडिंग डालो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, उससे पहले हेडिंग डालो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी, ठीक, डन। अब हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में सबसे पहले हम लोग टाइम स्टैम्प लिख लेंगे। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प लिखने की जरूरत भी नहीं है, सबसे पहले मेरी बात समझो। अब तुम लोग बोलोगे सर शांत क्यों हो गए, सर की तबीयत एक्चुअली ठीक है नहीं, बट फिर भी यार अपने बच्चों के लिए तो मैं बात करूंगा ही। तो मैं बता रहा था कि जो टर्म फार्माकोग्नोसी है वो सबसे पहले किसने आपको यूज किया था? सबसे पहले यूज किया था जे ए स्किमिडिट ने। किसने यूज किया था? जे ए स्किमिडिट ने। ठीक है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इनिशियली यूज्ड बाय ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे। क्या थे? ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट थे या फिजिशियन थे, जे ए स्किमिडिट। ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे, ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे, क्या नाम था उनका? जे ए स्मिडेट। जे ए स्मिडेट, ठीक। अब इन्होंने यूज कब किया था? इन 1811, ठीक है। एंड लेटर यूज्ड बाय एंड लेटर यूज्ड बाय एंड इन 1815 C.S. Sidler used this term in his book Analecta Pharmacognostica, Analecta Pharmacognostica। ठीक है, सबसे पहले 1811 में एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे जिन्होंने जो है फार्माकोग्नोसी का टर्म को यूज किया था,
उसके बाद 1815 में जब हमारे सिडलर साहब आए तो सिडलर साहब ने अपनी जो पहली बुक लिखी फार्माकोग्नोस्टी की फर्स्ट रिटन बुक, वो थी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। उसमें उन्होंने फार्माकोग्नोस्टी टर्म का जिक्र किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोस्टी क्या क्या थी, कौन कौन से मेथड का यूज किया गया, ठीक है, और कैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होते रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें समझते रहो कि फार्माकोग्नोसी में ना ग्रेजुअल एडवांसमेंट्स होते रहे हैं, धीरे 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 करके एडवांसमेंट्स होते रहे हैं। ग्रेजुअल एडवांसमेंट, ग्रेजुअल एडवांसमेंट का मतलब है ऐसा नहीं कि इकट्ठा ही जो है बहुत सारी खोज हो गई, बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। वहां पर केवल ऐसा था, सीधी सी बात इतनी सी थी कि बच्चा तो मेरी बात समझो कि धीरे 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 खोज होती चली गई, धीरे धीरे ड्रग्स आइडेंटिफाई होने लगे, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने लगी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज आने लगी, उनके कलर, फिजिकल टेस्ट, ओडर प्रॉपर्टीज, एवरी सिंगल थिंग जो है उस पर स्टडी होने लगा। और फार्माकोग्नोसी की जो फील्ड थी वो वाइडन होती चली गई, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ होती चली गई। ठीक है, चलो एक मिनट यार, ग्रेजुअल एडवांसमेंट्स होते रहे हैं, ठीक है, ये चाहिए आपका, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑस्ट्रियन फिजिशियन नहीं है, फिजिशियन है बाबू, फिजिशियन नहीं है, फिजिशियन है। ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो ध्यान से बनाना, ठीक है, कुछ खुद भी बुद्धि लगा लिया करो। ठीक है, अब हम लोग एक चीज समझते हैं कि मेडिसिनल प्लांट को एक्सप्लोर कैसे किया एंशिएंट टाइम्स में। ठीक है, हेडिंग डालो यहां पर, एक मिनट, यहां पर एक कॉलम बनाओ और यहां पर लिखो एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट्स इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, मतलब पहले के जमाने में, तब तो ये दवाइयां वाइयां थी नहीं, तब तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में भी नहीं पता चला, तो कैसे एक्सप्लोर किया गया बहुत सारे प्लांट्स को, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को, क्या एक्चुअली में हिस्ट्री था, तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे, एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लांट्स इन एंशिएंट टाइम्स। तो सबसे पहला जो हमारा आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों ने किया, सर्चिंग, फूड सर्च करते टाइम हम लोगों को कुछ मिल गए थे, कुछ हम लोगों ने नेचर को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, और कुछ एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हुई थी। ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप सब समझ जाओगे। जैसे कि मान लो हम लोगों ने ड्रग्स एक्सप्लोर कैसे किए थे, सबसे पहले हिट एंड ट्राई मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, फिर वाइल सर्चिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने गए तो दवाई मिल गई या प्लांट मिल गया ऐसा जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वाइल सर्चिंग फॉर फूड। ठीक, उसके बाद कुछ हम लोगों ने क्या किया, कुछ हम लोगों ने किया सिग्नेचर ऑफ नेचर, सिग्नेचर ऑफ नेचर। अब सिग्नेचर ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है बच्चा, सिग्नेचर ऑफ नेचर का सीधा सा मतलब इतना सा होता है कि जैसे कि कुछ ड्रग्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो ह्यूमन ऑर्गन से मैच करती है। ठीक है, मतलब जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन ऑर्गन से मैच कर रहा है, तो उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी हम लोगों ने काफी सारी ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जू फार्माकोग्नोसी की बात की। ठीक है, जू फार्माकोग्नोसी की बात की, जू फार्माकोग्नोसी की बात की कि एनिमल के सेल्फ मेडिकेशंस को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। समझ में आ रही बात? उसके बाद कुछ डिस्कवरी तो एक्सीडेंटल हो गई कि हम लोग ढूंढने कुछ और गए थे और मिल कुछ और गया, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, जिसको हम लोग अनएक्सपेक्टेड भी बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड, कि हम ढूंढने तो कुछ और गए थे और मिल गया कुछ और। ठीक है, राम को ढूंढने गए तो श्याम मिल गया। ठीक है, तो वो वाली चीज थी। अब समझो मेरी बात को, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब जैसे कि मान लो एंशिएंट टाइम्स में किसी को ढूंढना था कि अगर चोट लग जाती है तो घाव के लिए कौन सी दवाई होती है। ठीक है, तो अब हिट एंड ट्राई का मेथड ये है कि हम लोग ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, मतलब हिट 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 हिट, और वो एक टाइम आएगा जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब वो ट्रायल सक्सेसफुल हो गया, तो हिट एंड ट्रायल मेथड
मतलब लोग कोशिश करते रहे जब तक जो हमारा टारगेट था, जो हमारा मोटिव था, वो कंप्लीट नहीं हो गया। तो ये था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद अगर हम लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं, तो दूसरा मेथड है हमारा फूड सर्च करते टाइम। अब जैसे कि मान लो फूड सर्च कर रहे हैं पहले के जमाने में, कि खाना ढूंढने के लिए गए और हमको कोई ना कोई ऐसी चीज मिल गई। जैसे कि मान लो पहले के टाइम पे लोग मतलब गए और जाते जाते उनको जो है क्या मिला, टर्मरिक का प्लांट मिल गया, ठीक है, तुलसी का पेड़ मिल गया, ठीक है, टर्मरिक कह रहा हूं, तुलसी कह रहा हूं, सॉरी, हल्दी का पेड़ मिल गया। अब हल्दी का पेड़ उन्होंने खाया तो सबसे पहले हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज थी, हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज थी, हल्दी के अंदर एंटीबॉडीज वाली प्रॉपर्टीज थी। तो फिर उन्होंने हल्दी को एज ए स्पाइस तो उन्होंने डिस्कवर किया ही किया, साथ ही साथ वो एज ए मेडिसिनल एजेंट भी डिस्कवर कर लिया गया। सो दीज ऑल आर द थिंग्स कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड से, फूड सर्च करते टाइम, जू फार्माकोग्नोसी से, एक्सीडेंटल डिस्कवरीज भी काफी सारी हो गई, ढूंढने कुछ और गए, मिल कुछ और गया, और कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो मैच करते हैं विद ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है। अब जैसे कि जो है क्विनीन की जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी, ठीक है, क्विनीन है ना, क्विनीन सल्फेट, अभी आप कोग्नोसी में आगे पढ़ोगे क्विनीन सल्फेट, तो क्विनीन की जो डिस्कवरी थी ना वो एक्सीडेंटल थी, क्विनीन सल्फेट, ठीक है। क्विनीन सल्फेट ये एग्जांपल है कि एक्सीडेंटल थ्योरी जो है सिंकोना बार से क्विनीन सल्फेट को निकाला गया था। अब क्विनीन सल्फेट किस चीज में यूज किया जाता है, एंटी मलेरिया ड्रग की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। हेडिंग डालो डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, हेडिंग डालो डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। ठीक, डन। ऐसे ही हम लोग कई कॉलम्स बना लेंगे। डन, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुए, ठीक है, ओके। तो कुछ कंट्रीज हैं बच्चों जिनका फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है, जैसे कि चाइना, जैसे कि यही बहुत गुस्सा आती है, ठीक है, जैसे कि चाइना, जैसे कि ग्रीस, जैसे कि इंडिया। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं ना, इनका फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। और हम लोग इन सब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, इजिप्ट को भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था किसकी डेवलपमेंट में, ड्रग की डेवलपमेंट में या ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि सबसे ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो सबसे ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है पेंट साओ। क्या है, पेंट साओ। और ये किसने लिखा था, शेन नंग ने लिखा था 1300 बीसी में। कब लिखा था, 1300 बीसी में लिखा था।
1300 बीसी। बीसी का मतलब से पता है, गाली वाला बीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पेंटसाओ, पेंटसाओ ने क्या किया था, या पेंटसाओ का इंपॉर्टेंस क्या है? पेंटसाओ, ठीक है, पेंटसाओ ने क्या किया था? ओल्डेस्ट रिटेन फार्माकोपिया, ओल्डेस्ट रिटेन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया, ठीक है, सबसे पहले फार्माकोपिया यही वाली लिखी गई थी, जो कि अर्थ पे अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, इसका यूएसपी क्या है? इसको शेन नंग ने लिखा था। ठीक है, ठीक है, इसको लिखा गया था रिटन बाय शेन नंग, रिटन बाय शेन नंग, शेन नंग ने लिखा था, और किताब का नाम था पेंटसाओ। कब लिखा गया था? 1300 बीसी में। फिर एक दूसरी दूसरी बुक आती है जिसका नाम था क्या? पपायर्स एबर्स। ठीक है, क्या था? पपायर्स एबर्स। ये कब आया था? ये आया था आपका 1500 बीसी में। ठीक है, उल्टा चलना चाहिए ना हम लोग। अच्छा, हम लोग ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग 1500 बीसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब 1500 बीसी में क्या हुआ था? पपायर्स एबर्स, ये पपायरस एबर्स ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट, ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इन इजिप्ट। इजिप्ट में लिखा गया सबसे पुराना जो डॉक्यूमेंट था, उसको हम लोग बोलते हैं पपायर्स एबर्स। ठीक है, और ये कंसिस्ट करता था 876 फॉर्मुलरीज को, 876 फॉर्मुलरीज को, और 700 ड्रग्स, 700 क्रूड ड्रग्स। पहले आप मुझे बताओ फार्माकोपिया होता क्या है? फार्माकोपिया हर कंट्री की स्पेसिफिक होती है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है बच्चों? फार्माकोपिया इज द बेसिक बुक जिसमें जितनी भी नेशन वाइज या कंट्री वाइज जितनी भी ड्रग्स का यूज हो रहा है, उसकी एवरी सिंगल थिंग, उसकी प्रॉपर्टी से लेकर के, उसके फॉर्मुलेशन से लेकर के, उसके स्टेट से लेकर के, उसके ब्रांड नेम से लेकर के, उसके जेनरिक पेटेंटेड के नाम से लेकर के, उसकी रिसर्च, उसकी mechanism of action, ecological graphs, every single thing should be mentioned in फार्माकोपियाज। अब वो चाहे इंडिया की हो, चाहे ब्रिटिश की हो, चाहे यूएस की हो, इंडिया के रीजन और इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बनाई जाती है, और वहां वाली मैंडेशन, ये सर्कमस्टेंस, मतलब सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। उसमें हम लोग एसेंशियल मेडिसिन को भी कंप्राइज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज होती है। अगर हम लोग इंडियन फार्माकोपिया की बात करते हैं, तो वो 4 वॉल्यूम्स में आती है, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अभी जो है सबसे लेटेस्ट में जो हमारी अभी रिसेंट में ही फार्माकोपिया रिलीज हुई है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हमारी जो सबसे लेटेस्ट फार्माकोपिया लॉन्च हुई है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। जब हम आगे आ गए तो फिर हम लोगों ने क्या देखा? अगले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? 460 से 340 बीसी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 460 से 360 बीसी की बात कर लेते हैं। यहां पर आए थे हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। यही करता रहूं मैं।
ओके, तो हम लोग हिपोक्रेट्स की बात कर रहे थे। अब हिपोक्रेट्स की जब बात करते हैं तो हिपोक्रेट्स को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। एंड फादर ऑफ मेडिसिन एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड HAP, he also described HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी डिस्क्राइब करने में हिपोक्रेट्स का बहुत ही बड़ा रोल था, ठीक है। ये बेसिकली एक ग्रीक फिजिशियन थे। क्या थे ये? ही इज अ ग्रीक फिजिशियन, ही इज अ ग्रीक फिजिशियन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ही इज अ ग्रीक फिजिशियन, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एरिस्टोटल की। अब एरिस्टोटल कौन से ईयर में है, उनका टाइमलाइन क्या था? एरिस्टोटल का टाइमलाइन था 384 से 322 BC का, ठीक है। 384 से 322 BC का टाइम स्पैन था, टाइमलाइन था, ठीक है। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, कलर वही रह गया, ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने किस चीज का क्लासिफिकेशन किया था? किंगडम क्लासिफाई किया था। और इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ हम लोग क्या, इन्होंने क्या किया था? ही क्लासिफाइड बायोलॉजिकल प्लांट, ही इज द फर्स्ट टू क्लासिफाई बायोलॉजिकल प्लांट्स, ठीक है, ठीक। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं थियोप्रास्टस, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे आ जाते हैं थियोप्रास्टस। इनका जो टाइम स्पैन था वो 371 से लेकर के 284 BC का था, ठीक है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यहां पर थे हमारे थियोप्रास्टस साहब, ठीक है। और थियोप्रास्टस साहब ने क्या किया था? थियोप्रास्टस साहब ने कुछ भी नहीं किया था, उनका बस काम की अगर हम लोग बात करें तो इनको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और इन्होंने प्लांट किंगडम को में बहुत ही अपना स्टडी का मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था। इनकी स्टडी प्लांट किंगडम पर बेस्ड थी, ठीक है। सो थियोप्रास्टस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। और क्या है? फादर ऑफ बॉटनी। उसके बाद हम लोग इनका इन्वॉल्वमेंट था स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम, स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। प्लांट किंगडम की स्टडी में इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं ईयर या 131 AD में आ जाते हैं, 131 AD में आ जाते हैं। 131 AD से 200 AD की बात करते हैं। यहां पर हम लोग को मिलते हैं गैलन साहब। गैलन, गैलन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या यूज किया था? जिन्होंने गैलेनिकल्स वर्ड का यूज किया था। गैलेनिकल्स मतलब वो सब्सटेंसेस जिनसे हम लोग वो प्लांट सब्सटेंसेस जिनसे हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। गैलन को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ फार्मेसी भी बोलते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी भी बोलते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी भी बोलते हैं गैलन साहब को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सट्रैक्शन मेथड बताया था, ठीक है। और इनका एक्सट्रैक्शन मेथड गैलेनिकल्स के नाम से ही पॉपुलर भी है। एक्सट्रैक्शन मेथड पॉपुलर बाय गैलेनिकल्स, पॉपुलर बाय, पॉपुलर बाय गैलेनिकल्स, ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारा एंशिएंट एरा, ठीक है। अब हम लोग अर्ली मॉडर्न एरा की बात कर लेते हैं, ठीक है। या अर्ली मॉडर्न एरा क्या, हम लोग इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं कि 1815 में मैंने आपको बताया ही 1815 में क्या हुआ था। 1850 में आ गए थे हमारे C.A. सिडलर साहब, C.A. सिडलर। अब C.A. सिडलर ने क्या किया था, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका लिख दी, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका उन्होंने लिख दी, गैलन ने। अब उसके बाद फिर हम लोग अगर बात कर लेते हैं फेलिक्स हॉफमैन की, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं फेलिक्स हॉफमैन की, तो फेलिक्स हॉफमैन ने क्या किया था, 1893 में एस्पाइरिन का सिंथेसिस किया था। फेलिक्स हॉफमैन ने क्या किया था, सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज किया था, एस्पाइरिन या एस्पिरिन इन 1893। क्या सिंथेसाइज किया था, एस्पिरिन का सिंथेसिस किया था इन ईयर 1893। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, ठीक है। इंट्रोडक्शन पोर्शन। अब इंट्रोडक्शन पोर्शन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सब समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज देखना मत भूलिएगा हमारा कार्तिक सर वाला एपिसोड 3, जो कि वार्तालाप सुमित के साथ एपिसोड 3 में रिलीज होने वाला है। एज सुन एज पॉसिबल होली के आसपास रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज या साइंस ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, फार्माकॉन और ग्रिग्नोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, ग्रिग्नोस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। उसके बाद फिर ड्रग की बात कर लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या क्योर के लिए यूज करते हैं, उनको हम लोग ड्रग्स कहते हैं। क्रूड ड्रग का मतलब होता है जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमें नेचुरली प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स या मराइन सोर्स से मिल जाए, उनको हम लोग क्रूड ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो प्लांट्स में हम लोग तुलसी, जिंजर, टर्मरिक, अश्वगंधा, XYZ सारी चीजें होती हैं। एनिमल्स की बात करते हैं तो हम लोग को कॉटन, वुल फैट, बीज वैक्स और बाकी सारी चीजें भी मिल जाती हैं। एंजाइम्स मिल जाते हैं, लेदर मिल जाता है। मिनरल्स की बात करते हैं तो कैलेमाइन और बेंटोनाइट हम लोग को एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। मराइन सोर्स की बात करते हैं, फिश लिवर ऑयल, स्पॉन्जेस, कोरल्स की बात कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम, ये सारी चीजें होती हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करें तो हम लोगों ने हिट एंड ट्राई मेथड से हम लोगों ने डिटरमाइन किया था। हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन किया था, वाइल सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ नेचर्स की मतलब कि वो सारे प्लांट के स्ट्रक्चर्स जो कि ह्यूमन ऑर्गन से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई थी किसकी, क्विनिन सल्फेट की, जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है। फिर हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड्स पर आए थे। हिस्टोरिकल पीरियड्स में हम लोगों ने पेंटसाओ की बात की कि ओल्डेस्ट रिटन फार्माकोपिया ऑन अर्थ है, चाइना में लिखी गई थी, चाइना ने लिखी थी कितने में, 1300 BC में। 1500 BC की बात कर लेते हैं तो 1500 BC में पपायरस एबर्स इजिप्ट का सबसे लिखा हुआ ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें 876 फॉर्मुलरीज हैं और 700 क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर हम लोग हिपोक्रेट्स की बात करते हैं। हिपोक्रेट्स हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। HAP में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देन आफ्टर हम लोग थियोप्रास्टस की बात कर रहे थे, एरिस्टोटल की बात करते हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया था, फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग इनको बोलते हैं। थियोप्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, इन्होंने प्लांट किंगडम पर अपनी स्टडी कंडक्ट करी थी। उसके बाद फिर हम लोग को गैलन साहब मिल जाते हैं। गैलन जो है फादर ऑफ फार्मेसी कंसिडर किए जाते हैं। और फिर हमें फेलिक्स हॉफमैन के बारे में जानने को मिलता है, जिन्होंने क्या किया था, एस्पिरिन की सिंथेसिस की थी 1893 में। आई होप तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के साथ फैमिली को बड़ा करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दी एंड कर रहा हूँ लेक्चर का। अगले संडे शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय और जय हिंद।